Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar. Today we are going to study क्लास 10 साइंस चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते किसको हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज द वन विच कैन प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? वह होता है जो प्रोवाइड कर सकता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक कन्वीनियंट फॉर्म में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के तक। ओके या बहुत लंबे समय के लिए। सो अगेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू टाइप्स के होते हैं। ओके दो फॉर्म में होते हैं हम लोग बोल सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूसली इन नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टिबल। वे सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो कंटिन्यूसली नेचर में प्रोड्यूस्ड होते हैं और इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, ओके, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स में क्या होते हैं? जो वुड और गैस, बायोगैस होती है, हाइड्रोजन एनर्जी फ्रॉम ओशियंस मिलती है, ओके, एंड लास्ट वन इज जियोथर्मल एनर्जी जो हमें अर्थ से मिलती है। ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्यों हुए? क्योंकि जो सोलर एनर्जी होती है वो हमें सोर्स से मिलती है, ओके, नेचुरली मिलती है, हम लोग उसमें कुछ नहीं करते हैं। विंड एनर्जी जब एयर चलती है तो मिलती है। हाइड्रो एनर्जी जो हमें वाटर से मिलती है, ओके। बायोफ्यूल्स में क्या होते हैं? वुड और बायोगैस होते हैं। सो ये हो गए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट फॉर्म जो है एनर्जी का, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव बीन एक्यूमुलेटेड इन नेचर over a very long period of time, okay, and cannot be quickly replaced. So नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? जो नेचर में एक्यूमुलेटेड होते हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय से, ओके, और हम लोग उसे क्विकली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग उसको क्या करते हैं, एक बार एग्जॉस्ट कर देंगे। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सम इम्पॉर्टेंट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है, ओके। सो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स किसके? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। तो हम लोग इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, ओके, वो जानते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। मीन्स हम लोग फॉसिल फ्यूल्स उसको बोलते हैं जो ओरिजिनेटेड होते हैं किससे? डेड प्लांट्स और एनिमल्स से, ओके। मीन्स डेड प्लांट और एनिमल्स जब सड़ जाते हैं, ओके, सो उससे क्या होते हैं? ओरिजिनेट होता है फॉसिल फ्यूल्स, ओके। एंड फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। और फॉसिल फ्यूल को बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, ओके, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है इसको बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। सो ये हो गए फॉसिल फ्यूल्स में मेन पॉइंट क्या याद रखना है? ये जो ओरिजिनेटेड होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेटेड होते हैं? इनकी जो ओरिजिन होती है वो होती है डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग से, ओके, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज हमारा कोल। हम लोग कोल किसको बोलते हैं? कोल क्या होते हैं? द टाइप्स ऑफ कोल इन द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन आर पीट, इग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ओके। ये होते हैं टाइप्स ऑफ कोल इन द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले पीट बनता है, देन इग्नाइट, ओके, देन उसके बाद बिटुमिनस, देन एंथ्रासाइट। सो ये क्या हो गया? द टाइप ऑफ कोल इन द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन आर, ये हैं। कोल इज़ यूज्ड प्राइमरली एज ए फ्यूल। कोल को हम लोग प्राइमरली एक फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ओके, मेनली इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है मेनली, ओके। द बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूसेस गैस लाइक CO2, CO, SA2 एंड NO2। मीन्स जब हम लोग एक कोल को बर्न करते हैं तो वह कुछ गैसेज प्रोड्यूस करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज NO2। सो ये हो गया कोल। नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम।
सो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज़ नॉट यूज डायरेक्टली। हम लोग पेट्रोलियम अथवा क्रूड ऑयल को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यूटिलाइज्ड होता है अपने प्रोडक्ट के फॉर्म में। ओके, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम गैस, asphalt, paraffin wax and lubricating oil are obtained by fractionating the residual oil. Pollution caused by burning petrol is more difficult to control than that by coal. ओके, जो पोल्यूशन काज्ड होता है पेट्रोल को बर्न के द्वारा, ओके, वह ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना उसको, ओके, देन दैट बाय कोल, जो हमें कोल से मिलता है। ओके, सो ये हो गया पेट्रोलियम। एंड नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस क्या क्या होती है? नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज द क्लीनेस्ट फाजिल फ्यूज। जो नेचुरल गैस होता है यह क्लीनेस्ट फाजिल फ्यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ मेथेन दैट इज CH4। मेथेन क्या होती है? CH4 होती है। विच गिव्स CO2 एंड वाटर ऑन बर्निंग। अगर हम लोग मेथेन को बर्न करेंगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है आफ्टर बर्निंग। ओके, सो ये हो गया नेचुरल गैस। ओके, एंड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। नेचुरल गैस का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? कुकिंग और हीटिंग के लिए करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। हम लोग इससे एक फ्यूल के रूप में भी यूज़ करते हैं, किसमें? थर्मल पावर प्लांट में। ओके, एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स। और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है वह व्हीकल्स में भी यूज की जाती है एक फ्यूल के रूप में। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा एल्कोहल एज ए फ्यूल। सो एल्कोहल एज ए फ्यूल क्या होता है? एथेनॉल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इथेनॉल क्या होता है? जब एयर में बर्न होता है तो वह क्या प्रोड्यूस करता है? हीट और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। ओके, इथेनॉल क्या होता है? एल्कोहल होता है। ओके, एथेन फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय द fermentation of plant sugars with the help of yeast. Although it has a low calorific value than petrol, it has many advantages. ओके, सो ये हो गया एल्कोहल एज ए फ्यूल। नेक्स्ट वन इज हमारा एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास से एनर्जी हम लोग कैसे मिल सकती है? ओके, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास मीन्स एनी ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम विच वी कैन गेट एनर्जी ऑन अ रिन्यूएबल बेसिस। सो बायोमास का मतलब क्या होता है? एनी ऑर्गेनिक मैटर जहाँ से या जो हमें क्या दे दे? एनर्जी दे दे ऑन ए रिन्यूएबल बेसिस। ओके, सो वो क्या होते हैं? बायोमास होते हैं। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी क्या होता है? नेक्स्ट वन इज सोलर एनर्जी। हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे। ओके, आगे अभी इसका एक केवल शॉर्टकट देख रहे हैं, आगे इस चैप्टर में हम लोग डीपली पढ़ेंगे इस चीज़ों को। सोलर एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी फ्रॉम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी सोलर एनर्जी से प्राप्त होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। सॉरी, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सोलर एनर्जी बोलते हैं। सोलर एनर्जी कांस्टेंट होता है कुछ। सोलर कांस्टेंट क्या होता है? 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एनर्जी फ्रॉम विंड एंड टाइड्स। विंड और टाइड से भी हम लोग एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मिलती है हम लोगों को? विंड इज कास्ड बाय द uneven heating of the earth's surface by the sun and is an important source of energy. Waves are produced mainly due to winds and tides that have kinetic energy. This kinetic energy can be used to operate turbines and produce electricity by different methods. ओके, सो हम लोगों को विंड और टाइड से एनर्जी कैसे मिलती है? जो विंड होती है वह किसके कारण फ्लो करती है? किस कारण चलती है हवा? वो चलती है हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन। ओके, और यह इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। वेव्स जो होती हैं प्रोड्यूस्ड होती हैं मेनली ड्यू टू विंड्स के द्वारा और टाइड्स के द्वारा। ओके, दैट हैव काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी यूज टू ऑपरेट टर्बाइंस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफरेंट मेथड्स। हम लोग इस विंड का यूज एक टर्बाइन को चलाने में कर सकते हैं। ओके, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट मेथड्स के द्वारा। ओके, सो ये होगा एनर्जी फ्रॉम विंड एंड टाइड्स। एंड नेक्स्ट वन इज
जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हार्ड। जो इंटीरियर होता है हमारे अर्थ का, जो अंदर की सतह होती है, बहुत हार्ड होती है, बहुत गर्म होती है। ओके, विद द हाई प्रेशर, बहुत अधिक प्रेशर के साथ। ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब्स दिस हीट एंड प्रोड्यूसेस स्टीम। जो ग्राउंड वाटर होता है इस हीट को एब्जॉर्ब करता है और स्टीम प्रोड्यूस करता है। दिस स्टीम हेल्प्स टू रोटेट द टर्बाइंस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग इस स्टीम से क्या करते हैं? टर्बाइंस को रोटेट करते हैं और जो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सो नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फिजन। सो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? द ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स of comparable masses with the release of tremendous amount of energy is called nuclear fission. The released energy is used to produce steam and generate electricity. So nuclear fission क्या होता है? जो ब्रेकिंग होती है एक हैवी न्यूक्लियस की इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स में, ओके, ऑफ कंपेरेबल मासेज विद द रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ये ब्रेक होगा एक हैवी न्यूक्लियस और टू और मोर फ्रेगमेंट्स में, तो उससे क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, द रिलीज एनर्जी, हम लोग उस रिलीज एनर्जी का यूज करते हैं किसमें? प्रोड्यूस स्टीम एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम को प्रोड्यूस करने में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ओके, दिस वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। सॉरी, ये न्यूक्लियर फिजन था एंड नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, न्यूक्लियर फिजन ये हो गया कि एक हैवी न्यूक्लियस टू आर मोर सेगमेंट में ब्रेक हो रहा था। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच टू आर मोर लाइट न्यूक्लियाई आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फ्यूजन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? वह प्रोसेस होता है जिसमें दो अथवा अधिक, ओके, जो लाइट न्यूक्लियाई होती हैं, छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, ओके, वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल न्यूक्लियाई बनाते हैं। ओके, सो उससे क्या होता है? एक लार्ज अमाउंट में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ओके, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन। ओके, सो ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्सेस। सो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वह एक साथ बंधे होते हैं, ओके, बाय स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स, एक स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, न्यूक्लियर फोर्सेज आर ऑफ शॉर्ट रेंज। जो इनकी रेंज होती है न्यूक्लियर फोर्सेज की, बहुत शॉर्ट होती है। इट्स रेंज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 FM, 1 थर्मामीटर होती है। जो इसका ऑर्डर, रेंज की ऑर्डर होती है न्यूक्लियर फोर्स की, वो क्या होती है? 1 थर्मामीटर की होती है। इट इज़ मच स्ट्रांगर देन आइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। न्यूक्लियर फोर्सेज डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। द फोर्सेज इज स्मॉल बिटवीन एनी पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, ये हो गया ऑल अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेज। एंड नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं? ए न्यूक्लियर रिएक्शन शुड ऑलवेज सेटिस्फाई द मास एंड एनर्जी कन्वर्जन। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उससे ऑलवेज सेटिस्फाई करना होगा, ओके, मास और एनर्जी कन्वर्जन को। वो होता क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा M 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शुड रिमेन द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। एक जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ओके, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम रहने चाहिए बोथ साइड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर साइड के दोनों साइड में, मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन दोनों साइड मीन्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सी हो गया न्यूक्लियर रिएक्शंस। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। सो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? इट इज़ फाउंड दैट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट। यह पाया जाता है अपनली कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वह हमेशा लेस होता है देन द मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स फ्री constituents nucleons means free. Okay, this difference in mass is called mass
डिफेक्ट एंड डिनोटेड बाई AM। इस डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट बोलेंगे, और हम लोग इसको AM से डिनोट करेंगे। सो मास डिफेक्ट क्या हुआ, जो यह पाया जाता है कि जो मास होता है न्यूक्लियस का वो हमेशा लेस होता है किससे, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मास ऑफ न्यूक्लियस के बीच डिफरेंस आता है, ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं, दैट इज मास डिफेक्ट्स। ये हो गया मास डिफेक्ट्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब्स। सो न्यूक्लियर बम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर बम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर बम्स क्या होता है, न्यूक्लियर बम्स होता है बम्स दैट आर बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ U-235 यूरेनियम 235 और Pu-239 आर कॉल्ड फ्यूजन बम्स और एटॉमिक्स बम और एटम बम्स। ओके, बम्स जो कि बेस्ड होते हैं फ्यूजन्स पर, किसके, यूरेनियम 235 और Pu-239, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन बम्स बोलेंगे, अथवा एटॉमिक बम्स बोलेंगे और एटम बम्स बोलेंगे। ओके, सही हो गया। नेक्स्ट होने से हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूल पढ़ेंगे। सो फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स हम लोग किसको बोलते हैं वो देखते हैं पहले। सो फ्यूल्स क्या होंगे, फ्यूल्स आर दोज मटेरियल विच आर प्रोड्यूस्ड विच प्रोड्यूसेज हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। हम लोग फ्यूल्स उन मटेरियल को बोलते हैं जो कि हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं जब हम लोग उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल द फ्यूल लाइक वुड, LPG, कोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी व्हाइल दे बर्न। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो वुड होता है, LPG होती है, कोल होती है, पेट्रोल होती है, डीजल होती है, वे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब हम उससे बर्न करते हैं। ऑल फ्यूल प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन डिफरेंट अमाउंट्स। जो सभी फ्यूल्स होते हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बर्न करने पर डिफरेंट अमाउंट्स में। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। यह कितना कौन अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, एनर्जी का यह डिपेंड करता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पर, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू पर। ओके, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल। ओके, अगर हम लोग किसी फ्यूल के यूनिट मास को बर्न कर रहे हैं तो कितना एनर्जी निकल रही है, ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज 33,000 जूल पर ग्राम। हाइड्रोजन हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 150 किलो जूल पर ग्राम एंड हेंस इट कैन बी द बेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल। जो हाइड्रोजन होता है उसके पास सबसे अधिक हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती कितना है, 150 किलो जूल पर ग्राम। ओके, एंड हेंस इट कैन बी द बेस्ट सोर्स ऑफ द फ्यूल्स। मोस्ट ऑफ द फ्यूल विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू दैन अदर्स। बिफोर अ फ्यूल कैच फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इट मस्ट बी हीटेड टू अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर। The minimum temperatures to which a fuel must be heated before it catches fire and starts burning is called ignition temperature। वह मिनिमम टेम्परेचर, ओके, जहाँ तक कि जो फ्यूल होता है हीट होता है बिफोर इट कैचेज फायर, जब तक उसमें आग लग जाती है, ओके, मीन्स फायर हो जाती है। सो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, और स्टार्ट करता है बर्निंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। एक गुड फ्यूल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो गुड फ्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एक गुड फ्यूल हम लोग किसको बोलेंगे, जिसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सो दैट हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बर्निंग फ्यूल इज मैक्सिमम। सो उससे क्या होगा, जब कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी किसी फ्यूल की, सो उससे क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक गुड फ्यूल की, वो होनी चाहिए इट शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल इन द प्लेस। यह सस्ता होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ओके, इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए लो होना चाहिए, मीन्स
लो टेम्परेचर पर गर्म करने पर ही वह बर्न हो जाए। ओके, मीन्स हमें एनर्जी मिल जाए। इट शुड बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड ईजी टू स्टोर। इसे ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होनी चाहिए और इसे स्टोर करना भी आसान होना चाहिए। इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। इस हम लोग एक गुड फ्यूल किसको बोलेंगे? आफ्टर बर्निंग कोई रेजिड्यू लेफ्ट ना करे। ओके, ये हो गया। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड रिलीज स्मोक। यह कम से कम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काज करे और स्मोक रिलीज करे। ओके, इट शुड बी सेफ टू हैंडल। इसे यूज करना सेफ होना चाहिए। ओके, सो फाजिल फ्यूल्स क्या होते हैं? हम लोग इसको पहले डिफाइन कर चुके हैं शार्टली। सो अगेन पढ़ लेते हैं इसको। फाजिल फ्यूल्स क्या होते हैं? द फ्यूल विच ऑब्टेन्ड डिकम्पोजिशन बाय हम लोग फाजिल फ्यूल्स किसको बोलते हैं? जो हमें मिलते हैं डेड बॉडीज या डेड प्लांट्स के रिमेनिंग से। ओके, सो इसे हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं। द फ्यूल विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, जो वो क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। The fossil fuels are also the major sources of energy for generating electricity in power plants। जो फाजिल फ्यूल्स होते हैं, ओके, मीन्स कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस होती है, वह मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी का। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, किसमें? पावर प्लांट्स में। द नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मेनली मेथेन विथ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एथेन एंड प्रोपेन। जो नेचुरल गैस होती है वो कंसिस्ट करती है मेनली मेथेन को, और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है? एथेन भी होता है, एंड प्रोपेन होता है। इन फैक्ट इट कंटेंस मेथेन अप टू 95%। जो एक नेचुरल गैस होती है वह इनफैक्ट 95% मेथेन को कंटेन करती है। इट इज़ फाउंड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट। यह अर्थ क्रस्ट में डीप में पाया जाता है। ओके, आइदर अलॉन्ग विथ ऑयल और एलोन। यह ऑयल के साथ या अकेला भी मिल जाता है। ओके, इट इज़ फॉर्म्ड अंडर द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। यह अर्थ के अंदर फॉर्म होता है किसके द्वारा? डिकम्पोजिशन के द्वारा, वेजिटेबल मैटर के। लाइंग अंडर वाटर बाय एनारोबिक बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, द अदर important fossil fuels is petroleum, which is dark colored, viscous and fuel smelling crude oil. It is found under the earth crust, trapped in rocks. The crude oil petroleum is a complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbons mixed with the water, salt and earth particles. It also contains a small amount of other carbon compounds containing oxygen, nitrogen and sulfur. Since it contains mixture of alkane hydrocarbon with water, salt and earth particles, okay, it cannot be used एज ए फ्यूल इन द सेम फॉर्म। हम लोग पेट्रोलियम को जिस फॉर्म में होता है, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि यह कंटेन करता है मिक्सचर को। किसके मिक्सचर को? एल्केन के, हाइड्रोकार्बन के, किसके साथ? वाटर, साल्ट और अर्थ पार्टिकल के साथ। ओके, हेंस हमें आवश्यकता होती है, हेंस इट नीड्स टू बी प्यूरिफाइड बिफोर बीइंग यूज। इसलिए हमें इसको यूज करने के लिए प्यूरिफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। The process by which the different fractions of petroleum can be separated is known as fractional distillation। Processes जिसके द्वारा जो डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं पेट्रोलियम के यूज किया सकते हैं, हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं, ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? वो देखिए, ये टावर है, ये दिख रहा होगा। नीचे इस टावर में टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेल्सियस एंड एबो सबसे ऊपर इस सिरे में होता है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये हो गया। एंड ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
फ्रैक्शनिंग कॉलम और टावर, ये जो होता है फ्रैक्शनिंग कॉलम और टावर होता है। ओके, सो अब इस टावर में क्या होता है, जो इसके नीचे सिरे का टेम्परेचर होता है वो होता है 400 डिग्री सेल्सियस एंड ऊपर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, इधर ये बना हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को यहाँ से इस टावर में अंदर को भेजेंगे। ओके, ये क्या है, फर्नेस है जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 400 डिग्री सेल्सियस पर होगी। ओके, तो यहाँ से जब हम लोग ये क्या करेंगे, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को इस टावर में सेंड करेंगे। सो और ये जो इसको क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल वेपर। जब हम लोग पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को इस फर्नेस से पास करते हैं जो कि 400 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो जो हम लोगों को इस टावर में जाती है जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल क्या होता है, वो वेपर फॉर्म में होता है। ओके, याद रखना है। सो उसके बाद क्या होता है इस पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का, सबसे नीचे हमको क्या मिल जाता है, रेजिडुअल ऑयल मिल जाता है, रेजिडुअल ऑयल मिल जाता है सबसे। ओके, सबसे नीचे इस सिरे से जो बाहर को जाता है, दिस इज ऑन फर्दर फ्रैक्शनल लुब्रिकेटिंग। ओके, दिस इज फर्दर फ्रैक्शनेशन गिव्स लुब्रिकेटिंग ऑयल। जब हम लोग इस रेजिडुअल ऑयल को, जब जो हम लोगों को टावर में सबसे नीचे मिलता है, उसको क्या करेंगे, फर्दर फ्रैक्शनेशन करेंगे इसका, तो हमें क्या मिलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाएगा, पैराफिन वैक्स मिल जाएगा एंड एस फाल्ट मिल जाएगा। ओके, इस रेजिडुअल ऑयल के उसके ऊपर हम लोग को क्या मिलता है, फ्यूल ऑयल मिलता है। ओके, उसके ऊपर हम लोग क्या मिलता है, फ्यूल ऑयल मिलता है। और उसके और ऊपर जाने पर डीजल ऑयल मिलता है, देन और उसके ऊपर केरोसिन ऑयल मिलता है एंड नेक्स्ट वन इज गैसोलीन जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोल। ओके, और सबसे ऊपरी सिरे से क्या होता है, पेट्रोलियम गैस बाहर निकल जाती है इन्वायरमेंट में। ओके, सो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस था ये। ओके, सो हम लोग कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, थर्मल पावर प्लांट। सो थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं वो देखते हैं अभी। सो थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, द पावर प्लांट इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। ओके, थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, जहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रोड्यूस्ड होती है कोल को बर्न करने के बाद, उससे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे। ए थर्मल पावर स्टेशन इज पावर प्लांट विच इन विच द प्राइम मूवर इज स्टीम। ओके, जिसमें जो एक थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वो एक पावर प्लांट होते हैं जिसमें जो प्राइम मूवर होता है स्टीम होता है, ड्रिवन वाटर इज हीटेड। ओके, प्राइम मूवर इज स्टीम ड्रिवन वाटर हीटेड टर्न्स इनटू स्टीम एंड स्पिन्स अ स्टीम टरबाइन विच ड्राइव्स एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ओके, इसमें क्या होता है, जो एक थर्मल पावर स्टेशन होता है वह पावर प्लांट होता है जिसमें क्या होता है, जो प्राइम मूवर होता है वह स्टीम ड्रिवन वाटर होता है जो हीटेड होता है। ओके, ये क्या करता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और यह स्पिन करता है एक स्टीम टरबाइन को। ओके, स्टीम टरबाइन को स्पिन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जनरेटर को हम लोग उसे चलाएंगे। ओके, स्टीम टरबाइन से आफ्टर इट पासिस टू द टरबाइन। ओके, टरबाइन से पास होने पर ओके द स्टीम इज कंडेंस्ड इन अ कंडेंसर एंड रिसाइकल टू वेयर इट वाज हीटेड। ओके, एंड दिस इज नोन एज रैंकाइन साइकिल। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रैंकाइन साइकिल बोलेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर इट पासिस थ्रू द टरबाइन, जब हम लोग इससे टरबाइन से पास करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो स्टीम होगी कंडेंस्ड हो जाएगी एक कंडेंसर में और रिसाइकल्ड हो जाएगी टू वेयर इट वाज हीटेड, जहाँ पर वह हीटेड हुई थी। हम लोग इस साइकिल को क्या बोलते हैं, रैंकाइन साइकिल बोलते हैं। द ग्रेटर वेरिएशन in the design of thermal power stations is due to the different fuel sources. The energy efficiency of a conventional thermal power station considered as a saleable energy as a percent of the heating value of the fuel consumed. It is typically 33% to 48%. This efficiency is limited as all heat engines are governed by the laws of thermodynamics. ओके, सो ये प्योरली थ्योरी है। ओके, सो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर। ओके,
सो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज द पावर प्लांट in which electrical energy is produced using the kinetic energy of the water। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है? वह पावर प्लांट होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है प्रोड्यूस्ड होती है वाटर की काइनेटिक एनर्जी का यूज करके। ओके, हम लोग ऐसे प्लांट को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो द टर्म referring to electricity generated by hydropower, the production of electrical power through the use of the gravitational force of falling or flowing water। It is the most widely used form of renewable energy। यह क्या है? मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म है किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का। ओके, मोस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कम्स फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डैम्ड वाटर ड्राइविंग ए वाटर टर्बाइन एंड जनरेटर। जो मोस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो कहाँ से आती है? पोटेंशियल एनर्जी से आती है डैम्ड वाटर के। जो हम लोग डैम्ड वाटर में क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करते हैं, वहाँ से हम लोग वाटर छोड़ेंगे। ओके, तो क्या होगा? जब वाटर को हम लोग नीचे गिराएंगे तो क्या होगा? जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होगी वो टरबाइन को चलाएगी। ओके, और क्या होगा? जनरेटर उससे लगा होता है जिससे हम लोगों को क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। द पावर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड ऑन द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द सोर्स एंड द वाटर आउटफ्लो। ओके, जो पावर एक्सट्रैक्ट होती है वाटर से, ओके, वह किस पर डिपेंड करती है? वॉल्यूम पर डिपेंड करती है एंड डिफरेंस किस में? इन द हाइट बिटवीन द सोर्स एंड द वाटर आउटफ्लो। ओके, ये हो गया। दिस मेथड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी टू सप्लाई हाई पीक डिमांड्स बाय मूविंग वाटर बिटवीन रिजर्वायर्स एट डिफरेंट एलिवेशंस। ओके, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जो हाई डिमांड होती है उसको पूरा करते हैं। ओके, सो ये हो गया पावर प्लांट। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं इन डिटेल। ओके, ये समझ लेते हैं बस यहाँ पर हम लोग। ये हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि ये डैम है। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डैम बोलते हैं जहाँ पर हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं। ओके, ये ऐसे डैम जब ऐसे इस डैम से वैसे पानी निकलेगा यहाँ से, जब पानी नीचे गिरेगा, ओके, सो वाटर के पास क्या होगा? जब वाटर नीचे गिरेगा इस डैम से, यहाँ पर स्टोर है वाटर। ओके, इस डैम से जब वाटर नीचे गिर रहा है तो वाटर के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, सो वो क्या करेगा? टरबाइन, हम लोग उस काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ओके, टरबाइन लगी है। इस टरबाइन से क्या होता है? जनरेटर लगा होता है। ओके, इस जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है इस पावर हाउस में। ओके, और इस ट्रांसफार्मर से क्या होते हैं? पावर लाइंस रेड होती हैं। इससे क्या होता है? हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो ये हाइड्रो पावर प्लांट का स्ट्रक्चर है। ओके, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें बायोगैस प्लांट। सो बायोगैस प्लांट क्या होता है? बायोगैस प्लांट क्या होता है? बायोगैस टिपिकली refers to a gas produced by the biological breakdown of organic matter in the absence of oxygen। सो बायोगैस प्लांट हम लोग किसको बोलते हैं? बायोगैस जो होती है टिपिकली रिफर्स होती है एक गैस से, उसे जो कि प्रोड्यूस्ड होती है बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन के द्वारा। किसके? ऑर्गेनिक मैटर के। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। बायोगैस ओरिजिनेट्स फ्रॉम बायोजेनिक मटेरियल एंड इज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल। जो बायोगैस होती है ओरिजिनेट्स होती है बायोजेनिक मटेरियल्स से। ओके, और यह एक टाइप का बायोफ्यूल होता है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स सच एज बायोमास, मैन्यूर, सेवेज, म्यूनिसिपल वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, प्लांट मटेरियल एंड मोर problematic energy crops। Biogas comprises primarily methane and carbon dioxide and may have a small amount of hydrogen sulfide, moisture and siloxanes। ओके, ये एक फिक्स्ड डम टाइप बायोगैस प्लांट है। ओके, देख सकते हैं आप लोग।
इसको डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट है इसमें सोलर पावर प्लांट। सो सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, द सोलर पावर इज़ द कंजर्वेशन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पावर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं सोलर पावर में, जो कंजर्वेशन होता है सनलाइट का, ओके, इलेक्ट्रिसिटी में हो जाता है। ओके, आइदर डायरेक्टली यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स, या तो डायरेक्टली फोटोवोल्टिक सेल का यूज करके, और इनडायरेक्टली यूजिंग concentrated solar powers are to split water and create hydrogen fuel using techniques of artificial photosynthesis. Concentrated solar power systems use lenses or mirrors and tracking system to focus a large area of sunlight into a small beam. Concentrating solar power plant system use lenses or mirrors and tracking system to focus a large area of sunlight into a small beam. The concentrated heat is then used as a heat source for a conventional power plant. A wide range of concentrating technologies exist. The most developed are parabolic trough, the concentrating linear फ्रेजनेल रिफ्लेक्टर। ओके, सो इसको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें मेनली होता क्या है, जो सोलर पावर होती है इज़ द कन्वर्जन होती है सनलाइट का इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग क्या करते हैं सोलर पावर प्लांट में, एक सनलाइट को ओके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, किसके द्वारा, या तो फोटोवोल्टिक सेल का यूज़ करके, अथवा इनडायरेक्टली यूजिंग कंसनट्रेटेड सोलर पावर्स, या इनडायरेक्टली कंसनट्रेटेड सोलर पावर का यूज़ करके, आर टू स्प्लिट वाटर एंड क्रिएट हाइड्रोजन फ्यूल यूजिंग टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। ओके, सो ये हो गया सोलर पावर प्लांट। इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका सेटअप कैसे होता है। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, सोलर पीवी अरे है। ओके, यहाँ सूर्य से, ये सन से यहाँ पर रेज आ रही हैं, इस पर फॉल हो रही हैं। ओके, ये एक तार कनेक्ट है इससे। ओके, ये बैटरी बैंक है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगी। ओके, सो ये हो गया सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट वन इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइडल पावर क्या होती है, इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ टाइड्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यह क्या होती है, एक फॉर्म होती है हाइड्रो पावर का जो कन्वर्ट करती है एनर्जी को, टाइड्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। आर अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर, द फर्स्ट लार्ज स्केल टाइडल पावर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन 1966। ओके, although not yet widely used, tidal power has a potential for future electricity generation। जो एक टाइडल पावर होती है ना, इसके पास फ्यूचर होता है, पोटेंशियल, इसके पास क्या है, ग्रेट फ्यूचर है या पोटेंशियल है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। ओके, टाइड्स आर मोर प्रेडिक्टेबल दैन विंड एनर्जी। टाइड्स क्या होती हैं, मोर प्रेडिक्टेबल होती हैं दैन द विंड एनर्जी एंड सोलर पावर। Among sources of renewable energy, tidal power has traditionally suffered from relatively high cost and limited availability। जो अभी नाउ अडेज का सिचुएशन है, जो टाइडल पावर है ट्रेडिशनली क्या है, रिलेटिवली हाई कास्ट की है। ओके, और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है साइड्स की, स्पेसिफिकली हाई टाइडल रेंजेस और फ्लो वेलोसिटीज। ओके, दस कंस्ट्रिक्टिंग इट्स टोटल अवेलेबिलिटी। आइडियल पावर इज Tidal power is extracted from the earth. Oceanic tides, tidal forces are periodic variations in gravitational attraction exerted by celestial bodies. These forces create corresponding motions or currents in the world's oceans. The magnitude and character of this motion reflects the changing position of the moon and sun relative to the earth, the effects of Earth's rotation, and the local geography of the seafloor and coastlines. A tidal generator converts the energy of tidal flows into electricity. Greater tidal variation and higher tidal current velocities can dramatically increase the potential of sites for tidal electricity generation।
ओके, सो ये हो गया टाइडल एनर्जी। एंड नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी इज द थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। ओके, thermal energy is energy that determines the temperature of matter. Earth's geometrical energy originates from the original formation of the planet, from radioactive decay of minerals, from volcanic activity, and from solar energy absorbed at the surface. The geothermal gradients, which is the difference in the temperature between the core of the planet and its surface. जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जो कि हमें क्या मिलती है? हमारे अर्थ से मिलती है। ओके, हमारे अर्थ में क्या होता है? जो निचली सतह होती है बहुत हीट होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ओके, ये हो गया जियोथर्मल एनर्जी। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, थ्योरी है, प्योरली थ्योरी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर। इसको हम लोग कैसे, इससे हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। सो ये देखिए यहाँ पर क्या है? रॉक हीटेड बाई मैग्मा। ओके, यहाँ पर क्या होती है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। ओके, एंड ऊपर क्या है? रिजर्वायर रॉक्स होल्डिंग स्टीम और हॉट वाटर। ये क्या है? रिजर्वायर रॉक्स है होल्डिंग स्टीम और हॉट वाटर। ओके, यहाँ पर एक पाइप लगी हुई है। ओके, इस पाइप से स्टीम इस टरबाइन में जा रही है। ओके, यहाँ जो स्टीम निकल रही है इस टरबाइन में जा रही है। ओके, सो उससे क्या होगा? टरबाइन रोटेट होगी। ओके, जो वाटर होगा इधर से निकल आएगा एंड ये जो टरबाइन होगी जनरेटर से कनेक्ट होगी, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ओके, सो ये होता है सिस्टम किसका? जियोथर्मल पावर प्लांट का। आप लोग डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? द न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी of the particles inside an atomic nucleus. Okay, the nuclear particles are bound together by the strong nuclear forces. Weak nuclear forces provide the potential energy for a certain kinds of radioactive decay such as beta decay. Nuclear particles like protons and neutrons are not destroyed in fission and fusion processes, but collection of them have less mass than if they were individually free, and this mass difference is liberated as heat and radiation in nuclear reactions. The energy from the sun is an example of this form of energy conversion. Okay, in the sun, the process of hydrogen fusion converts about 4 million tons of solar matter per second into electromagnetic energy, which is radiated into space. Nuclear power provides about 6% of the world's energy and 13 to 14% of the world's electricity. सो ये हो गया न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? बेसिकली यह पोटेंशियल एनर्जी होती है पार्टिकल्स की जो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओके, जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं बाउंड होते हैं टुगेदर बाय द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, सो ये है, ये इसका सेटअप है। इसमें क्या है? ये जो है एक रिएक्टर कोर होता है यहाँ पर। ओके, ये क्या है? हीट एक्सचेंजर लगा होता है यहाँ पर। ये पंप लगा होता है। ओके, और ये क्या है? कंक्रीट शील्डिंग है इस पूरे सेटअप की। ओके, देन उसके बाद क्या होता है? इस हीट एक्सचेंजर से एक पाइप यहाँ से आई है, देख सकते हैं आप, यहाँ से एक टरबाइन कनेक्ट है। ओके, एंड ये क्या है? यहाँ पर अगेन एक पंप है। ओके, इस टरबाइन से क्या होता है? एक कूलिंग टावर कनेक्ट होता है या पंप से भी कनेक्ट होता है। ओके, सो इसके बाद क्या होता है? जनरेटर लगा होता है। उस जनरेटर से क्या होगा? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये क्या होता है? जो मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज का वो कैसे करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर आवर रियल ट्रेजर, दे आर अवेलेबल इन abundance to fulfill our needs but not our greed. The careless and unwisely use of natural resources has compelled us to think about the management of natural resources.
द नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन डिक्रीजिंग डे बाई डे. द लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. The governments of various countries have made laws to protect the natural resources, but in reality, these laws are ineffective. Okay. The management of natural resources is required because resources are not unlimited. हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की? क्योंकि जो ये रिसोर्सेज हैं, ओके, अनलिमिटेड नहीं है, कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही है. ओके. द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन पुट स्ट्रेन ऑन दीज रिसोर्सेज. जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो क्या करता है? स्ट्रेन पैदा करता है. ओके. इन रिसोर्सेज पर. देयरफॉर वी नीड टू यूज अवर रिसोर्सेज केयरफुली. इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना चाहिए. ओके. सावधानी पूर्वक. The management of natural resources requires a long-term perspective, not for the short-term gains. We need to manage our resources in such a way so that these resources will last for the generations to come. हमें इसलिए बचाना है कि जो हमारी जनरेशन्स होंगी आने वाली, ओके, उनके लिए यह प्रॉब्लम ना हो जाए. The resources management should ensure equal distribution of resources without any discrimination of resources, without any discrimination on the basis of rich and poor, powerful and influential. Resources should be exploited in such a way so that it must not cause the harm to the environment. The policy of sustainable development should be followed. Okay, next one is forest and our wildlife. Forest is one of the most important natural resources. ये हमको पता है. ये कंजर्व करते हैं सॉइल को, गिव्स अस ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं. प्रिवेंट्स करते हैं फ्लड को, मीन्स बाढ़ को. अट्रैक्ट करते हैं रेन को. प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रियल्स एंड मैनी वैल्यूएबल मेडिसिन्स टू अस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दिस is the dwelling place of many animals as well as humans. Forest is one of the key factors that helps in maintaining the balance in ecological system. It is the good source of fodder and for animals. ये क्या होते हैं? बहुत अच्छा इससे क्या करते हैं? एनिमल्स खाते भी हैं. ओके. फूड होता है उनके लिए, बहुत सारे एनिमल्स के लिए. Many animals that live in the forest help to maintain the food web and food chain and thus maintain the balance of life. Rapid industrialization and urbanization cause the enough harm to forest. जो rapid industrialization है और urbanization है वो cause कर रहा है enough harm in forest के ऊपर. Okay. The government has been taking corrective measures to conserve the forest and these measures are like few drops in the sea. There is a need to exploit this resource is a controlled way so that a sustainable development can be ensured. Sustainable forest management. So next क्या है? Sustainable forest management. ये क्या होता है? Sustainable forest management means ensuring that forest should be used to fulfill our present needs. At the same time, it should be available to fulfill the needs of future generations. In other words, we can say that forest management includes administrative, legal, technical, economic, social and environmental aspects of the conservation and use of forest so that its loss can be prevented. It must ensure the safeguarding and maintaining the forest to maintain the ecological balance. Next one is waterfall or इसका मतलब क्या हुआ? Water is the basic necessity for all forms of life. This source is found in abundance on the earth. It is the renewable sources, but human intervention has changed the availability of water in various regions. ये क्या है? यह जो है अनलिमिटेड है. ओके. ये क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बट ह्यूमन इंटरवेंशन क्या है? चेंज कर दिया इसको कुछ रीजन्स में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है.
Okay, the careless and unwisely use of water has caused scarcity of this valuable resource. Many steps have been taken to ensure the water availability in various regions. Dams and water harvesting are such few steps in this regard. सो डैम्स क्या होते हैं? डैम्स आर द स्टोर ऑफ हाउस वाटर. जो डैम्स होते हैं क्या होते हैं? वहाँ पर हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं. दे आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. दे इंश्योर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट वाटर नॉट ओनली फॉर द irrigation of crops but also for generating electricity. Water stored in dams can be supplied to distant places through canal systems. जो हम लोग वाटर करते हैं, स्टोर करते हैं डैम्स में, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में. ओके, कैनल के द्वारा हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं किसमें? फसलों को सिंचाई में. ओके, नेक्स्ट वन इज वाटर हार्वेस्टिंग. वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द latest way of saving the valuable resource of water. During rain, water is stored on the ground or under the ground. वर्षा के दौरान वाटर को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, स्टोर किया जाता है ग्राउंड में अथवा ग्राउंड के अंदर. द स्टोर्ड वाटर इज केप्ट फॉर फ्यूचर यूज. जो स्टोर्ड वाटर होता है हम लोग उसको फ्यूचर यूज के लिए केप्ट रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं. दिस मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल टू replenish the underground water to and prevent the scarcity. It is followed in both urban and rural areas, but it is not done on large scale yet. A lot needs to be done in this regard. Okay, ये था वाटर हार्वेस्टिंग. सो ये कुछ समरी है. ओके, समरी क्या है वो भी देख लेते हैं. जो एबिलिटी होती है टू डू द वर्क, इसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं. देर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. वी आल्सो नीड टू लुक फॉर न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी टू फुलफिल द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी. द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी रिजनरेटेड इन अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. The sources of energy which cannot be regenerated in a short time is called non-renewable sources of energy. So हम लोगों ने क्या पढ़ा? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ा, जिसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट